हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अभय जेई एकेडमी। मैं हूं अभय कुमार सिंह। स्टूडेंट्स, हम लोग जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं वह है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी वह है कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कंपाउंड स्टेटमेंट्स में स्टूडेंट्स हम लोग पिछले लेक्चर में कंजंक्शन और डिसजंक्शन डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है कंपाउंड स्टेट में वह है इंप्लीकेशन एंड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग शुरू करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? तो कहता है कि व्हेन टू सिंपल स्टेटमेंट्स कनेक्टेड बाय द फ्रेज इफ देन इज कॉल्ड इंप्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट। जब दो सिंपल स्टेटमेंट्स को हम फ्रेज इफ देन से कनेक्ट कर देते हैं तब जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है उस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इंप्लीकेशन कहते हैं या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। तो क्लियर हो गया कि इफ स्टेटमेंट इज कनेक्टेड बाय द फ्रेज इफ देन इट इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। अब बात आती है कि अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट दिया गया है हमको, ठीक है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? हम कैसे पता करेंगे कि कब कंडीशनल स्टेटमेंट का मीनिंग ट्रू निकलेगा और कब कंडीशनल स्टेटमेंट का मीनिंग फॉल्स निकलेगा? तो उसके लिए यहां है ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, एक बार इसको पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है कि इफ P एंड Q आर टू सिंपल स्टेटमेंट्स then P implies Q is false only when P is true and Q is false, otherwise it is true। क्या कहा? ध्यान से पढ़िए कि इफ P एंड Q आर टू सिंपल स्टेटमेंट्स, P और Q दो सिंपल स्टेटमेंट है, तब P इंप्लाइज Q स्टेटमेंट जो बनेगा, ठीक है, जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहेंगे, वह फॉल्स तभी होता है, इज फॉल्स ओनली व्हेन P is true and Q is false, otherwise it is true। यह एक ही केस में फॉल्स होता है, जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। तो दो बात हम लोग समझ लिए स्टूडेंट्स। पहला क्या कि कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है? तो जब दो सिंपल स्टेटमेंट्स को हम फ्रेज इफ देन से कनेक्ट करते हैं तब जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है उसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। और कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू कब होता है? तो जब पहला स्टेटमेंट ट्रू हो, सॉरी, कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स कब होता है? तो जब पहला स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो, तब P इंप्लाइज Q फॉल्स होता है, मींस कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स होता है, बाकी केसेज में वह क्या होता है? ट्रू होता है। तो आइए एक बार इसका ट्रूथ टेबल हम लोग देख ले तो एकदम क्लियर फिगर हमको दिख जाएगा कि कब P इंप्लाइज Q ट्रू होगा और कब फॉल्स होगा। ट्रूथ टेबल फॉर P इंप्लाइज Q। हम यहां दो सिंपल स्टेटमेंट्स ले लेते हैं, यहां बनाते हैं। P Q, P इंप्लाइज Q, ठीक है। लॉजिकल कनेक्टिव्स डिस्कस कर रहे थे तो इस सिंबल को हम लोग पहचान लिए थे कि इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? इंप्लाइज, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट का यह सिंबल है। इफ P देन Q फ्रेज के बदले हम यह सिंबल यूज करते हैं। तो P और Q हमारा दो सिंपल स्टेटमेंट हो गया और P इंप्लाइज Q क्या हो गया? इन दोनों का कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया, जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। तो P और Q की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? तो ट्रू ट्रू हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, फॉल्स ट्रू हो सकता है और फॉल्स फॉल्स हो सकता है, ठीक है। क्या कहा है ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इंप्लाइज Q? तो यह कहा है कि इफ P एंड Q आर टू सिंपल स्टेटमेंट्स देन P इंप्लाइज Q इज फॉल्स ओनली व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू। तो क्या कहा? तो हमने यहां जब टेबल बनाया तो जो ट्रूथ वैल्यू बता रहा है उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि कहां यह स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए? तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इंप्लाइज Q कहता है कि जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, मतलब पहला स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो, उस केस में यह फॉल्स होता है, अदरवाइज यह ट्रू होता है, ठीक है। तो आप सोचिएगा कि कैसे? यह क्या बात हो गई कि पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स,
तब स्टेटमेंट फॉल्स हो, और दोनों अगर फॉल्स है तब भी ट्रू है। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि तेज बारिश हो रही है, ठीक है, आपको स्कूल जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स तो आजकल जागरूक होते हैं, बच्चे को हर हाल में स्कूल भेजना है तो भेजना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप सोचते हैं कि इतनी तेज बारिश हो रही है तो आज बस तो पक्के से नहीं आएगी, ठीक है। तो आप पेरेंट्स को कह देते हैं कि ठीक है, अगर बस आएगी तो मैं स्कूल जाऊंगा, अगर बस आएगी तो मैं स्कूल जाऊंगा। इफ बस विल कम then I will go to school, ठीक है। आपकी जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन पेरेंट्स का जिद है कि नहीं, स्कूल जाना ही है, ठीक है। तो आपने कह दिया कि अगर बस आएगी तो मैं स्कूल जाऊंगा। तो यह देखिए, यह एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ देन के साथ जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है। इफ बस विल कम देन आई विल गो टू स्कूल। अब इसके ट्रूथ पर हम लोग विचार करते हैं कि आपने जो यह बात कही है, यह कब सही होगा और कब गलत होगा, ठीक है। तो आप सोचिए ऐसे कि अगर बस आई, मतलब बस अगर आई तो P ट्रू हो जाएगा, और आप स्कूल गए तो Q भी ट्रू होगा, ठीक है। तो आप स्कूल पहुंच जाइएगा। अगर बस आई और आप स्कूल गए तो आपका कहा हुआ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा कि अगर बस आएगी तो मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, पहले इस पर आते हैं, ठीक है, कि अगर बस नहीं आई, अगर बस नहीं आई तो P फॉल्स हो जाएगा आपका, लेकिन फिर भी आप स्कूल चले गए, आप घर से निकल गए थे, बस नहीं आई लेकिन आप स्कूल चले गए, तो भी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि गार्जियन क्या समझेंगे कि बच्चा स्कूल गया, अब बस आई नहीं आई उससे क्या मतलब है, बच्चा उनका स्कूल जाना चाहिए था, ठीक है। तो बस नहीं आई लेकिन आप स्कूल गए तो भी स्टेटमेंट आपका कहा हुआ ट्रू माना जाएगा। बस नहीं आई, ठीक है, और आप स्कूल नहीं गए, ठीक है, बस नहीं आई और आप स्कूल नहीं गए, आप घर लौट के आ गए, तो गार्जियन पूछे कि भाई क्यों स्कूल नहीं गए, तो बस नहीं आई है इसलिए हम स्कूल नहीं गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप घर से कहकर निकले थे कि अगर बस आएगी तो मैं स्कूल जाऊंगा, तब भी आपका स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। मतलब दोनों फॉल्स हो रहा है, बस नहीं आई, आप स्कूल नहीं गए, लेकिन आपने कहा था, इसलिए यहां P इंप्लाइज Q क्या हो गया, ट्रू हो गया। आपसे कोई फर्दर सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन अब इस पर आते हैं कि बस आई, ठीक है, और आप स्कूल नहीं गए, तब आप दंड के भागी हो जाएंगे, क्योंकि आपने कह के घर से निकला था कि अगर बस आएगी तो मैं स्कूल जाऊंगा। तो बस तो आई, P ट्रू हुआ, लेकिन आप स्कूल नहीं गए, तो इंप्लीकेशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों इस केस में फॉल्स होता है, बाकी केस में ट्रू होता है। तो यह था कंडीशनल स्टेटमेंट। आते हैं कुछ और टर्म हम लोग सीखते हैं। अब एक बात है इसमें, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। जब कंडीशनल स्टेटमेंट हमको दिया जाता है तो उसमें से पूछा जाता है कि बताइए कि इसमें नेसेसरी कंडीशन कौन है और सफिशिएंट कंडीशन कौन सा है। तो कहता है कि इन P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q जो है वह क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो Q इज कॉल्ड नेसेसरी कंडीशन एंड P इज कॉल्ड सफिशिएंट कंडीशन। अगर P इंप्लाइज Q कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, P इंप्लाइज Q लिखा हुआ है,
तो इसमें यह जो बाद वाला होगा क्यू, इसको हम लोग कहते हैं नेसेसरी कंडीशन, और यह जो पहला है हमारा, ठीक है, यह है सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन अगर आपको आइडेंटिफाई करना है P इंप्लाइज Q में, तो आप Q को कहेंगे नेसेसरी कंडीशन और P को कहेंगे सफिशिएंट कंडीशन। यह तो बात हो गई नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की, कि किसी कंडीशनल स्टेटमेंट में कौन नेसेसरी होता है, कौन सफिशिएंट होता है। अब आते हैं आगे, कहता है डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग इफ P देन Q। यह जो इफ P देन Q का स्टेटमेंट है, जिसको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, क्या इसको और किसी तरीके से लिखा जा सकता है? तो वही यहां बता रहा है कि इफ P देन Q को आप कई तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या लिख सकते हैं इफ P देन Q को? तो सबसे पहला देखिए कि P इंप्लाइज Q लिख सकते हैं। लिखा हुआ है इफ P देन Q, तो उसको आप P इंप्लाइज Q लिख सकते हैं। ठीक है, इफ बस विल कम देन आई विल गो टू स्कूल, तो आप लिख सकते हैं कि बस विल कम इंप्लाइज आई विल गो टू स्कूल। P ओनली इफ Q, ठीक है, इफ P देन Q के बदले आप P ओनली इफ Q लिख सकते हैं। इफ P देन Q को लिखने का यह दूसरा तरीका हो गया, यह पहला तरीका हो गया, यह दूसरा तरीका हो गया। ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि आपको सवाल में पूछेगा ऐसा कि एक स्टेटमेंट दे देगा कनेक्टेड इस तरीके से इफ P देन Q के साथ, और कहेगा कि उसको डिफरेंट वेज में लिखिए। तो डिफरेंट वेज में आपको याद होना चाहिए कि इफ P देन Q को हम क्या क्या लिख सकते हैं। और तो एक तो P इंप्लाइज Q लिख सकते हैं, P ओनली इफ Q लिख सकते हैं, उसके बाद Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P लिख सकते हैं। Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P। P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q लिख सकते हैं। P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q लिख सकते हैं। P इंप्लाइज Q में आपको हम बताया है कि Q को नेसेसरी कंडीशन कहते हैं, P को सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं। तो Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P लिखिए, P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q लिखिए। ठीक है, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। ठीक है, इसका मतलब है कि इफ नॉट P सॉरी, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P मींस आप लिख सकते हैं इफ P देन Q के बदले क्या लिख सकते हैं, इफ नॉट Q देन नॉट P, इफ नॉट Q देन नॉट P। तो यह 5 तरीका यहां बताया गया है जिसके हेल्प से आप इफ P देन Q को लिख सकते हैं। तो आइए इसमें को लिख कर देखते हैं कि एग्जाम्पल में देखते हैं कि किस तरीके से इफ P देन Q के स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या लिख सकते हैं फिर से एक बार देख लीजिए। इफ P देन Q लिखा हुआ है, उसको आप P इंप्लाइज Q लिख सकते हैं, इस सिंबल के साथ भी लिख सकते हैं, या तो यह लिखिए या यह लिखिए। तो P इंप्लाइज Q लिख सकते हैं, P ओनली इफ Q लिख सकते हैं, Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P लिख सकते हैं, P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q लिख सकते हैं, और नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P लिख सकते हैं। मींस इफ नॉट Q देन नॉट P लिख सकते हैं आप। यहां एग्जाम्पल दे रखा है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ इफ देन इन 5 डिफरेंट वेज कन्वेइंग द सेम मीनिंग। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कनेक्टेड है किससे, इफ देन से, उसको 5 डिफरेंट वेज में लिखना है हमको। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट कहा कि इफ ए नेचुरल नंबर इज इवन देन इट्स स्क्वायर इज इवन। इफ ए नेचुरल नंबर इज इवन देन इट्स स्क्वायर इज इवन, मतलब स्टेटमेंट आपको इफ देन के साथ कनेक्ट करके दिया है और कहा कि इसको 5 डिफरेंट वेज में लिखिए। तो 5 डिफरेंट वेज में लिखना आपने जस्ट अभी पीछे सीखा है कि इफ P देन Q को आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो P इंप्लाइज Q लिख सकते हैं, P ओनली इफ Q लिख सकते हैं, Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P लिख सकते हैं, P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q लिख सकते हैं, और नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P लिख सकते हैं। नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P का मतलब इफ नॉट Q देन नॉट P, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। तो आइए इसको लिख कर देखते हैं। तो स्टेटमेंट आपका क्या है कि इफ ए नेचुरल नंबर इज इवन,
ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट P क्या है? ए नेचुरल नंबर इज इवन। और स्टेटमेंट Q क्या है? इट्स ए स्क्वायर इज इवन। मींस आपको इफ P देन Q दिया है, तो कह रहा है कि इसको 5 डिफरेंट वेज में लिखिए। तो सबसे पहला हम क्या लिख सकते हैं? P इंप्लाइज Q। तो P हमारा क्या है? ए नेचुरल नंबर इज इवन, और Q हमारा है इट्स ए स्क्वायर इज इवन। तो यहां देखिए P इंप्लाइज Q लिख रहे हैं कि ए नेचुरल नंबर इज इवन, P इंप्लाइज दैट इट्स ए स्क्वायर इज इवन Q। ठीक है, यहां स्टेटमेंट इफ देन के साथ दिया हुआ था, उसको हमने क्या लिख दिया? P इंप्लाइज Q। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं, तो दूसरा क्या था? P ओनली इफ Q। तो P हमारा है ए नेचुरल नंबर इज इवन ओनली इफ इट्स ए स्क्वायर इज इवन। तो यह हो गया P ओनली इफ Q, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा क्या था? Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P। Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P। तो यहां कह रहा है कि फॉर ए नेचुरल नंबर टू बी इवन इट इज नेसेसरी दैट इट्स स्क्वायर इज इवन। फॉर ए नेचुरल नंबर टू बी इवन इट इज नेसेसरी दैट इट्स स्क्वायर इज इवन। ठीक है, और हमको क्या कहा था कि क्या तरीका लिख सकते हैं? तीसरा, Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P। ठीक है, तो यहां पहले लिखा है फॉर ए नेचुरल नंबर टू बी इवन, यानी फॉर P लिखा है। फॉर P इट इज नेसेसरी दैट इट्स ए स्क्वायर इज इवन। ठीक है, मतलब लिखा है P इज नेसेसरी, फॉर P इट इज नेसेसरी दैट Q। ठीक है, क्या लिखा है? फॉर P इट इज नेसेसरी दैट Q। यही लिखा हुआ है कि फॉर ए नेचुरल नंबर टू बी इवन इट इज नेसेसरी दैट इट्स ए स्क्वायर इज इवन। तो आप एक बात सोचिए कि यहां पर हमको लिखना है Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? फॉर P नेसेसरी कंडीशन इज Q। ठीक है, हमको क्या है? Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P। तो Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P को ही हम बोल सकते हैं कि फॉर P नेसेसरी कंडीशन इज Q। दोनों का एक ही मीनिंग है। हम Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P बोले या बोले कि फॉर P नेसेसरी कंडीशन इज Q। तो यह लिखा हुआ है फॉर P नेसेसरी कंडीशन इज Q लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा हुआ है? Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P। और इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है कि P इज सफिशियंट कंडीशन फॉर Q। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं फिर उस पर आते हैं। तो हमको क्या कहा कि फॉर ए नेचुरल नंबर टू बी इवन, फॉर ए नेचुरल नंबर टू बी इवन इट इज नेसेसरी दैट इट्स स्क्वायर इज इवन। मींस फॉर P नेसेसरी कंडीशन इज Q। तो मीनिंग वही हो गया कि Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P। अगला दिया कि फॉर द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर टू बी इवन, फॉर द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर टू बी इवन इट इज सफिशियंट दैट नंबर इज P। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा कि फॉर ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज इवन। तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज इवन तो क्या है? हमारा Q है। ठीक है, तो लिखा कि फॉर Q इट इज सफिशियंट दैट P, इट इज सफिशियंट दैट P। तो आप एक बार फिर से चले बैक, आपको दिया था कि P इज सफिशियंट कंडीशन फॉर Q लिख सकते हैं, तो इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि फॉर Q सफिशियंट कंडीशन इज P। फॉर Q सफिशियंट कंडीशन इज P, या हम कहें कि P इज सफिशियंट कंडीशन फॉर Q, एक ही बात हो गया दोनों। ठीक है, तो
Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P के बदले ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, फॉर P नेसेसरी कंडीशन इज Q, और P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q के बदले ऐसा लिखा हुआ आपको मिल सकता है, फॉर Q सफिशिएंट कंडीशन इज P, फॉर Q सफिशिएंट कंडीशन इज P। मीनिंग दोनों का सेम ही है, यहां भी P सफिशिएंट कंडीशन है Q के लिए, यहां भी P सफिशिएंट कंडीशन है Q के लिए। तो यह हो गया, फॉर द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर टू बी इवन इट इज सफिशिएंट दैट नंबर इज इवन। और लास्ट क्या था, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, मतलब इफ नॉट Q देन नॉट P, इफ नॉट Q देन नॉट P। तो यहां से आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि P आपका क्या है, ए नेचुरल नंबर इज इवन, Q है इट्स स्क्वायर इज इवन। तो इफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट इवन, इफ नॉट Q, ठीक है, देन नेचुरल नंबर इज नॉट इवन, देन नॉट P, ठीक है। तो यह 5 तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इफ देन से कनेक्टेड स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, और सब का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। आप कुछ और एग्जांपल करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी स्टेटमेंट्स में तो क्लियर था कि इफ P देन Q है, तो पहला P इंप्लाइज Q लिख सकते थे, तो P की जगह P लिखा हुआ है, इंप्लाइज Q की जगह Q लिखा हुआ है। दूसरे में दूसरा तरीका था कि P ओनली इफ Q, तो P की जगह P लिखा है, ठीक है, P की जगह P लिखा है, ओनली इफ Q की जगह Q लिखा है, ठीक है। इसमें दोनों में लिखावट में थोड़ा अंतर कर दिया, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ था Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P, लेकिन वहां क्या लिखा, फॉर P नेसेसरी कंडीशन इज Q, तो मीनिंग तो दोनों का सेम ही है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से चौथा क्या था कि P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर P, P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, तो हम लिख सकते हैं कि फॉर Q सफिशिएंट कंडीशन इज P, तो इसका मीनिंग सेम है। तो चौथे में आपको लिखावट में लगा होगा कि P Q एग्जैक्टली प्लेस नहीं किया, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है। आप भी 2 तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और पांचवा क्या था, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, तो उसमें भी एडजेक्ट Q की जगह नेगेशन Q था, तो Q की जगह Q स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, Q की जगह Q स्टेटमेंट आ गया, P की जगह P स्टेटमेंट आ गया। तो अब हमको उम्मीद है कि आपको कंडीशनल स्टेटमेंट को डिफरेंट तरीके से लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, अब देखिए स्टूडेंट्स, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट पहले समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो कहा कि व्हेन 2 सिंपल स्टेटमेंट्स कनेक्टेड बाय द फ्रेज इफ एंड ओनली इफ, then the new statement formed is called by conditional statement। कंडीशनल स्टेटमेंट में कहा था कि अगर इफ देन फ्रेज से कनेक्ट होगा तो कंडीशनल स्टेटमेंट होगा। ठीक उसी तरीके से कह रहा है कि अगर 2 सिंपल स्टेटमेंट्स इफ एंड ओनली इफ फ्रेज से कनेक्टेड होगा तो उसको क्या कहेंगे, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2 सिंपल स्टेटमेंट्स अगर फ्रेज इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट होता है तो अब जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम बाई कंडीशनल स्टेटमेंट कहेंगे। अब देखिए कि बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू किस तरीके से वेरी करेगा। तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में कहता है कि इफ P एंड Q आर 2 सिंपल स्टेटमेंट्स देन P इफ एंड ओनली इफ Q इज ट्रू व्हेन आइदर बोथ ऑफ देम are true or both of them are false, otherwise it is false, otherwise it is false। ध्यान से पढ़ लीजिए, ट्रूथ वैल्यू एकदम याद होना चाहिए, इसलिए ट्रूथ वैल्यू पूरा ध्यान से हमको पढ़ना है कि P इफ एंड ओनली इफ Q का कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है तो वह कब ट्रू होगा। तो यह कह रहा है कि P और Q दोनों एक साथ ट्रू हो तब P इफ एंड ओनली इफ Q ट्रू होगा, या फिर P और Q दोनों एक साथ फॉल्स हो तब भी P इफ एंड ओनली इफ Q ट्रू होगा। एक ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तब यह क्या होता है, फॉल्स होता है।
ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं। ट्रूथ वैल्यू ऑफ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, P and Q are two simple statements, then P if and only if Q is true when either both of them are true or both of them are false, otherwise it is false। तो क्लियर हो गया कि अगर दो स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ से कनेक्टेड है, ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट एक साथ ट्रू तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू, दोनों एक साथ फॉल्स तब भी बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू, लेकिन एक ट्रू और एक फॉल्स होगा तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो आइए इसको ट्रूथ टेबल से भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल के हेल्प से हम आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि कब ट्रू होगा और कब फॉल्स होगा। तो P और Q दो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, P और Q दो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं और यह दोनों का कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया P इफ एंड ओनली इफ Q। ठीक है, कनेक्टिव्स में यह सिंबल इफ एंड ओनली इफ का है। अब P Q की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो ट्रू ट्रू हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, फॉल्स ट्रू हो सकता है और फॉल्स फॉल्स हो सकता है। ठीक है, यह पॉसिबिलिटी है। ट्रूथ वैल्यू क्या कह रहा है कि P इफ एंड ओनली इफ कब ट्रू होगा, तब जब दोनों एक साथ ट्रू हो तब ट्रू होगा, और जब दोनों एक साथ फॉल्स हो तब भी ट्रू होगा, लेकिन एक ट्रू और एक फॉल्स तब यह फॉल्स हो जाएगा। तो यह तो बात हो गई याद रखने की कि हम याद क्या रखेंगे बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के केस में कि व्हेन बोथ टुगेदर आर ट्रू then biconditional is true and both are false, then biconditional statement is true। if one is true and other is false then it is false। लेकिन स्टूडेंट्स इसको हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों कि दोनों एक साथ ट्रू, जैसे हमने उस केस में एग्जांपल से समझा था, कंडीशनल के स्टेटमेंट के केस में हमने एग्जांपल से समझा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होने पर ही फॉल्स क्यों होता है, बाकी सभी केसेस में ट्रू क्यों होता है, दोनों फॉल्स हो जाने पर भी ट्रू क्यों हो जाता है। तो ठीक हम उसी तरीके से इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहते हैं कि आखिर दोनों ट्रू होने पर ही यह ट्रू होता है और दोनों ट्रू होने पर भी ट्रू होता है और दोनों फॉल्स होने पर भी ट्रू क्यों होता है, और एक ट्रू एक फॉल्स होने पर फॉल्स क्यों हो जाता है। तो देखिए इसको हम एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसको हम समझते हैं इसके डिफिनीशन से, इसको हम लोग कहते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, नाम ही है इसका बाई कंडीशनल। ठीक है, P इफ एंड ओनली इफ Q क्या कहते हैं, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, मतलब दोनों तरफ से कंडीशनल है, दोनों तरफ से कंडीशनल है। मतलब P इफ एंड ओनली इफ Q को हम P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P लिख सकते हैं। ठीक है, P इंप्लाइज Q भी है और Q इंप्लाइज P भी है। अगर यहां से देखिए आप P इंप्लाइज Q भी है और Q इंप्लाइज P भी है। तो P इफ एंड ओनली इफ Q का यही मतलब होता है, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। आगे हम लोग ट्रुथ टेबल के हेल्प से भी इस चीज को देखेंगे कि P एंड ओनली इफ Q का ट्रुथ वैल्यू और P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P का ट्रुथ वैल्यू सेम होता है। ठीक है, तो अभी आप मानकर चलिए कि P इंप्लाइज Q हमारा P इफ एंड ओनली इफ Q को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। तो अगर P इफ एंड ओनली इफ Q हमारा P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P है, तो अब यहां से हम इसको P इफ एंड ओनली इफ Q को समझते हैं कि अगर P ट्रू है और Q भी ट्रू है, P ट्रू है Q भी ट्रू है, तो P इंप्लाइज Q क्या होगा, ट्रू होगा। P इंप्लाइज Q क्या होगा, ट्रू होगा। और P ट्रू है Q ट्रू है तो Q इंप्लाइज P भी क्या होगा, ट्रू होगा।
ठीक है। P इंप्लाइज Q का आप याद रखिए, P इंप्लाइज Q का आप याद रखिए। यहां पर छोटा सा टेबल हम बना के आपको याद दिलवा देते हैं। P इंप्लाइज Q, ठीक है। ट्रू ट्रू तो ये ट्रू, ठीक है। ट्रू फॉल्स तो यह फॉल्स, फॉल्स ट्रू तो यह ट्रू, और फॉल्स फॉल्स तब भी यह ट्रू होता है, ठीक है। ये P इंप्लाइज Q का हो गया, P इंप्लाइज Q। और यहां हम बना देते हैं P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज P भी आप बना लीजिए, Q इंप्लाइज P। यहां है, पहले लिख देते हैं, वैसे तो हम उससे भी समझ सकते हैं, लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम पहले Q लिख दिए, फिर P लिख दिए, फिर Q इंप्लाइज P लिख दिए, ठीक है। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब Q इंप्लाइज P, तो दोनों ट्रू है तब तो ट्रू होगा ही। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, और दोनों फॉल्स है तब भी ट्रू हो जाएगा। तो यह आपका है P इंप्लाइज Q, यह है Q इंप्लाइज P। अब हम यहां से लेते हैं वैल्यू कि P ट्रू है और Q ट्रू, दोनों हम ट्रू ले रहे हैं, सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। तो P इंप्लाइज Q ट्रू होगा, Q इंप्लाइज P भी ट्रू होगा। यहां से P Q लीजिए, ट्रू ट्रू, और इस दोनों टेबल में आ जाइए। तो P ट्रू Q ट्रू, तो P इंप्लाइज Q भी ट्रू, Q ट्रू P ट्रू, तो Q इंप्लाइज P भी ट्रू, मतलब दोनों ट्रू। अच्छा, अब बीच में क्या है? कंजंक्शन, कंजंक्शन है बीच में। तो आप याद कीजिए कि दो स्टेटमेंट P और Q को जब एंड से जोड़ते थे, P और Q को एंड से जोड़ते थे, तो P एंड Q कब ट्रू होता है? जब दोनों एक साथ ट्रू हो तब ट्रू होता है। तो यह ट्रू है, यह ट्रू है, तो दोनों का एंड भी क्या होगा? ट्रू होगा। मतलब P ट्रू Q ट्रू, तो P इंप्लाइज Q ट्रू, Q इंप्लाइज P ट्रू, और दोनों का एंड ट्रू मींस P इफ एंड ओनली इफ Q ट्रू, क्योंकि P एंड ओनली इफ Q इसी के इक्विवेलेंट होता है। अब आइए, P ट्रू लेते हैं और Q फॉल्स लेते हैं, P ट्रू ले रहे हैं और Q फॉल्स ले रहे हैं। तो P ट्रू है और Q फॉल्स ले रहे हैं, तो P ट्रू और Q फॉल्स, तो P इंप्लाइज Q आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो P ट्रू Q फॉल्स, P इंप्लाइज Q फॉल्स। लेकिन P ट्रू और Q फॉल्स न है, तो Q फॉल्स और P ट्रू, तो Q इंप्लाइज P इस केस में ट्रू आएगा। ध्यान से देख लीजिए, P ट्रू ले रहे हैं, Q फॉल्स ले रहे हैं, ठीक है। तो यह यहां फॉल्स हुआ, लेकिन चूंकि Q फॉल्स है और P ट्रू है, तो Q फॉल्स P ट्रू का यह केस बना, तो Q इंप्लाइज P ट्रू हो जाएगा। तो P ट्रू Q फॉल्स लेने पर P इंप्लाइज Q फॉल्स, Q इंप्लाइज P ट्रू। तो एक फॉल्स और एक ट्रू का जो एंड होता है ये फॉल्स होता है, एक फॉल्स और एक ट्रू का जो एंड होता है, कंजंक्शन होता है, वो फॉल्स होता है, पीछे हम पढ़े हैं। अब तीसरे केस में आइए, P फॉल्स Q ट्रू, तो P फॉल्स Q ट्रू, तो P इंप्लाइज Q क्या आएगा? ट्रू। लेकिन P फॉल्स Q ट्रू ले रहे हैं, तो Q ट्रू और P फॉल्स ले रहे हैं, तो Q ट्रू और P फॉल्स, तो Q इंप्लाइज P क्या आ रहा है? Q इंप्लाइज P फॉल्स हो गया। मतलब P इंप्लाइज Q ट्रू हुआ, Q इंप्लाइज P फॉल्स हुआ, तो दोनों का एंड क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और जब P भी फॉल्स और Q भी फॉल्स लेंगे, तो P इंप्लाइज Q भी ट्रू और Q इंप्लाइज P भी ट्रू, मतलब यह भी ट्रू और यह भी ट्रू, तो दोनों का जो एंड होगा, दोनों का जो एंड होगा यह क्या आ जाएगा? ट्रू। तो यहां से हमको बात समझ में आती है कि P ओनली इफ Q
P इफ एंड ओनली इफ Q दोनों के ट्रू होने पर भी ट्रू होता है। ठीक है, अब इसके ट्रूथ वैल्यू को आप इससे देखिए कि जब इसका वैल्यू कब कब ट्रू हो रहा है, तो जब जब इसका वैल्यू ट्रू होगा तब तब इसका वैल्यू ट्रू होगा। तो इसका वैल्यू ट्रू हो रहा है पहले केस में जब टी ले रहे हैं, या फिर तब जब दोनों एफ ले रहे हैं तब ट्रू आ रहा है। बाकी दोनों केस में यह क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो आपको निश्चित रूप से बात समझ में आई होगी कि P इफ एंड ओनली इफ Q ट्रू कब होगा, तो या तो दोनों एक साथ ट्रू हो या दोनों एक साथ फॉल्स हो। एक ट्रू और एक फॉल्स रहने पर P इफ एंड ओनली इफ Q क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स आपने समझा कंडीशनल स्टेटमेंट एंड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर यह दो बात समझ गए हैं, ठीक है, तो बाकी का डिस्कशन हम लोग फिर से नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करना है। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। बहुत बहुत धन्यवाद।